हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल के लिए। सीएमए फाइनल के लिए केस स्टडी, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के लिए सेम केस स्टडी है। आप अगर चाहो तो चेक कर लेना। यहां मैं स्क्रीन पर जो आपको दिखा रहा हूं ये स्टडी मैट न्यू सिलेबस का है। ओल्ड सिलेबस के स्टडी मैट में आप चेक करो, लास्ट में केस स्टडी में सब कुछ सेम है, सारे केस स्टडी सेम है। टोटल केस स्टडी उन्होंने कितने रखे हैं? 61। मैंने नंबर डाल दिया है, आप भी नंबर डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने ये नंबर डाल रखा है 1 2 3 इस तरीके से, ये रेफरेंस के काम आएगा। 61 केस स्टडी ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा और कम होता तो बढ़िया होता, लेकिन क्या करें, जो है वो है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो हम कैसे पढ़ें इसे, कैसे करें तैयार केस स्टडी को? 3 बातें हैं, पहले समझ लीजिए। 3 बातों को समझने से भी पहले ये बता देना जरूरी है कि ओल्ड सिलेबस में 16 नंबर के केस स्टडी का वेटेज होता था। 16 नंबर, जो आगे भी होना चाहिए जब तक वो पूछेंगे। 16 नंबर का वेटेज, 5 केस स्टडी आपके पास आएगा, जिसमें से 4 कोई भी आप कर सकते हो, और वो 4-4 नंबर के होंगे। यानी हर केस स्टडी 4 नंबर का होगा, और आपको 4 केस स्टडी डिस्कस करके देना है 5 में से। न्यू सिलेबस में इन्होंने 60-40 का रेशियो तो बना दिया। इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग भी रखा है, DTAA भी रखा है, और गार प्रोविजन, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल भी रखा है 40 मार्क्स में। 60 मार्क्स में बाकी सब कुछ है। तो केस स्टडी भी उसी 60 के अंदर है, लेकिन उसके अंदर 60 के अंदर जो केस स्टडी है उसमें कितना वेटेज होगा ये क्लियर नहीं किया है न्यू सिलेबस में। तो हमारी उम्मीद यह है कि जस्ट लाइक ओल्ड सिलेबस, केस स्टडी का इंपॉर्टेंस उतना ही होना चाहिए। तो 16 नंबर अगर केस स्टडी बनता है तो 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन बनने चाहिए। अब आते हैं उस 3 बातों पर। 3 बातें को आपको समझना पड़ेगा केस स्टडी को तैयार करने के लिए। पहली चीज, केस स्टडी को समझना। ऑब्वियस है, अगर आप समझे नहीं तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। केस स्टडी को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, समझने के लिए यहां से, ये आपके केस स्टडी आपके स्टडी मैट का पार्ट है, तो स्टडी मैट में है आपके पास, इसे आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डायग्राम वाइज प्रेजेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट केस स्टडी। कुछ सारे नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन कुछ समझाऊंगा। तो सब कुछ केस स्टडी को डायग्राम वाइज जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है उसको हम प्रेजेंट करेंगे, मोस्टली कर देंगे मोस्टली। तो डायग्राम वाइज प्रेजेंटेशन हो जाएगा, समझने में आसानी होगी, आपको जल्दी समझ जाओगे। और दूसरे नंबर पर आते हैं, सेकंड, दूसरी बात, आपको इसे याद करना पड़ेगा। याद करने में क्या याद करना है? क्या हम ये पूरा नाम याद रखें विद कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कौन सा है, ईयर कौन सा है? अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप सिर्फ केस स्टडी का नाम भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, शुरुआती नाम भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, जैसे पहले नंबर पर जो नाम है वो है सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड। इतना याद रखेंगे तो भी चलेगा, वर्सेस CIT है या CIT पहले है, उसको आप छोड़ सकते हो। याद करने में आपको इसके अलावा फैक्ट्स याद होने चाहिए, केस के फैक्ट्स याद होने चाहिए कि फैक्ट क्या था केस में। वैसे तो जैसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर डालेगा तो फैक्ट आपको याद आ जाएगा, क्योंकि फैक्ट ही क्वेश्चन बनाकर वो देते हैं। उसके बाद आपको ग्राउंड ऑफ अपील याद होना चाहिए, मतलब अपील में क्या तर्क दिया गया था, SSC की तरफ से क्या तर्क था, लॉजिक क्या दिया गया था, AO ने क्या लॉजिक दिया था। तो वो ग्राउंड ऑफ अपील भी आपकी क्लैरिटी में होनी चाहिए, याद होना चाहिए। और याद रखने में आपको लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी पड़ेगी वो है कोर्ट का जजमेंट। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने पहली बात आपको बताई कि केस स्टडी को समझना पड़ेगा, है ना। अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में, केस स्टडी को समझना पड़ेगा। उसकी जिम्मेवारी तो मैंने ले ली, समझा दूंगा, बस पहली जिम्मेवारी मेरी है। दूसरी जिम्मेवारी उसे याद रखना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। मैं इतना कर सकता हूं कि केस स्टडी को आपके लिए डायग्राम वाइज प्रेजेंटेशन करके दूं, ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो, सुविधा हो।
आप आसानी से उसे याद कर सकें बार बार और कम समय में याद कर सकें। सबसे ज्यादा जरूरी तो है टाइम सेविंग, कम समय में आप उसे याद कर सकें। ये तो दो बातें हो गई। अब तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरी बात है एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे देंगे। सब कुछ उस पर निर्भर है। 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो क्या 4 के 4 आपको आ जाएंगे? वो डिपेंड करेगा आपके प्रेजेंटेशन पर। और प्रेजेंटेशन आप याद नहीं रख सकते। सारे केस स्टडी को कैसे प्रेजेंटेशन सबका कैसे याद रखोगे? सारे कंटेंट्स याद नहीं रख सकते। एक फॉर्मेट याद रख सकते हो आप, वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ केस स्टडी सैंपल के रूप में मैं आपको प्रेजेंट करके दूंगा, ताकि एग्जाम में आपको एक आइडिया लग जाए कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। मैं क्या करूंगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला केस स्टडी मैं आपको समझाऊंगा, वो समझाऊंगा मैं इस फाइल से, ये आपके साथ शेयर करूंगा मैं फाइल, इस फाइल से समझाऊंगा। ये मैंने इसका क्रक्स आपको ये समझा दिया, केस स्टडी कंप्लीट हुआ पहला नंबर। अब आपकी दूसरी जिम्मेवारी, अब आपके घर में आपकी क्या जिम्मेवारी है, वो ये है कि आप स्टडी मैट से पहले तो इस केस को एक बार रीड करो। मैंने समझाना है डायनेमिक बुक से, मैं डायनेमिक बुक इसमें केस स्टडी वाला आपसे शेयर करूंगा। तो पहले आपको डायनेमिक बुक से मैं समझाऊंगा, प्रेजेंटेशन वाला, डायग्राम वाला। अब आपको क्या करना है, घर पे उसको रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आप अपने स्टडी मैट में इस केस स्टडी को रीड कीजिए। रीडिंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए, उसे रीड कीजिए, कनेक्ट कीजिए। मैंने जो समझाया है, यहां जो लिखा हुआ है, उसे आपस में कनेक्ट कीजिए। रीड करने के बाद तीसरे नंबर पर आता है, ये जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, एग्जाम में कैसे लिखोगे। एग्जाम में 4 नंबर आएंगे, वो 4 नंबर ये रहे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 4 हेडिंग बनाकर आपने अगर इसके अंदर लिखा, नॉट नेसेसरी ये लैंग्वेज आपको लिखनी है, आप अपनी भाषा में लिखोगे, क्योंकि लैंग्वेज याद कैसे करोगे? 61 के स्टडी है, सभी की लैंग्वेज याद कर पाओगे क्या आप? पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपनी भाषा में लिखनी पड़ेगी, चीजों को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है सर, कैसे लिखना है सर, उसके लिए मैं आपको सैंपल कुछ प्रोवाइड करूंगा। 25 केस स्टडी का सैंपल तैयार करके प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको समझ आने लग जाए कि हमें अगर लिखना है एग्जाम में तो क्या लिखना है और कैसे लिखना है। बस एक बात तो ध्यान रखना है कि ये 4 पॉइंट्स तो आपको बनाकर चलना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, इशू इन्वॉल्व। पॉइंट नंबर 2, डिस्कशन किसके साथ? प्रोविजन के साथ, कि लॉ में क्या है, उस प्रोविजन के साथ उस फैक्ट को डिस्कस करना। एनालिसिस एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि जो फाइनल डिसीजन है, डिलीवरी है, फाइनल डिलीवरी है, डिसीजन है। तो ये आपको जब मैं दिखाऊंगा कुछ केस स्टडी का बनाकर, इस तरीके से मैंने बना रखे हैं कुछ केस स्टडी। फिलहाल तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10, शुरुआत के 10 केस स्टडी है ना। 61 में से 10 डिस्कस हम आज करेंगे, फिर आने वाले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो 10 केस स्टडी पहले मैं डिस्कस करूंगा, उस 10 को आप तैयार करो। उसके बाद उस 10 केस स्टडी का मैं यहां पर ये प्रेजेंटेशन, जो एग्जाम का प्रेजेंटेशन है, वो भी शेयर करूंगा आपके साथ। उसको अपने साथ आप कनेक्ट करो। 10 के 10 नहीं करूंगा, जो उसमें से इंपॉर्टेंट है वो करूंगा। तो जो भी मैं करूंगा उसके साथ आप उसको कनेक्ट करोगे। तरीका मैंने बता दिया। चलिए, तो भाषण बहुत हुआ, अब पढ़ा दो सर। चलिए तो शुरू करते हैं। सही कह रहे हैं आप, समय को बचाना है। नंबर 1, सबसे पहला क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। एक होल्डिंग कंपनी है, मुझे सुनिएगा, पहले मुझे सुनिएगा और मुझे सुनते समय मुझे ही देखिएगा। या फिर एक काम करता हूं, मैं ये वाला हिस्सा लगा देता हूं। अब ठीक है। उससे क्या होगा कि आप मुझे सुनेंगे, मुझे ही देखेंगे, तो दिमाग आपका चलेगा। आप खुद एक बार सोचोगे कि इस केस में क्या होना चाहिए, और फिर हम फाइनल में आएगा। अदरवाइज सामने दिखता रहेगा तो आप उसी को देखते रहोगे। तो सबसे पहले इस केस को हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक होल्डिंग कंपनी ने, कहानी की तरह सुनिए, कोशिश कीजिए कि आपका क्या निर्णय होना चाहिए। एक होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को कुछ पैसे दिए, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। क्यों? सब्सिडरी कंपनी लॉस में चल रही थी।
होल्डिंग कंपनी को लगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी में वो डूब जाएगा अगर इस प्रकार से वो लॉस में चलती रही। अगर हम उसे एक धक्का दें, जैसे गाड़ी बंद हो जाती है, इंजन रुक जाता है, तो हम थोड़ा सा एक बार उसे पुश करते हैं तो क्या पता वो चल पड़े। लाइक दैट होल्डिंग कंपनी ने एक फाइनेंशियल सपोर्ट डाला, उसमें पूंजी डाली और पैसे डाले अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। वॉलेंट्री सब्सिडी समझ लीजिए, सब्सिडी देती है ना सरकार, सहायता, तो वॉलेंट्री सब्सिडीज, तो वो सब्सिडी डाली गई। होल्डिंग कंपनी ने एक पैसा दिया, मोटा अमाउंट दिया कि आप फिर से प्रयास करो, इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करो, कोशिश करो। यह था एक फैक्ट जो हुआ। असेसिंग ऑफिसर का कहना था कि जो पैसे दिए गए होल्डिंग से सब्सिडरी कंपनी को, उसके अगेंस्ट सब्सिडरी ने कोई कैपिटल इशू नहीं किया, तो ये पैसे होंगे क्या, ये है क्या, अमाउंट क्या है, फिर इस पैसे का क्या करें, एंट्री कैसे मारेंगे हम। सब्सिडरी के खाते में एंट्री थी वॉलेंट्री सब्सिडी के नाम पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू वॉलेंट्री सब्सिडी, और वॉलेंट्री सब्सिडी को जो सब्सिडरी कंपनी थी उन्होंने उसे कैपिटल रिसीट दिखाकर उस पर उसे इनकम में शामिल नहीं किया था। तो प्रश्न यही था कोर्ट के समक्ष कि क्या इसे इनकम माना जाए, क्योंकि फ्री में पैसे मिल गए हैं, आप इसके अगेंस्ट क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं, आपने कोई कैपिटल इशू नहीं किया, तो ये पैसे तो फ्री के मिल गए, तो क्या इसे इनकम मानी जाए, नहीं मानी जाए। तो ये केस बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट का कहना था भाई उनका डिसीजन है तो सर्वे सर्वा है, अभी जब तक कि कानून में कोई बदलाव ना आ जाए तब तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप लॉ ही मानिए। अब उन्होंने जो कहा वो कहा, मेरे और आपका अगर नहीं भी लॉजिक मिलता है तो कुछ नहीं कर सकते। तो उनका कहना था कि ये एक प्रकार से होल्डिंग कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है, और इसे सब्सिडरी के हाथ में आमदनी नहीं माना जाए, नहीं माना जाए। तो फैक्ट में जो अब आपको मैंने यहां पर देखो, पढ़ाते समय तो मैंने आपको छोटे पैमाने पर पढ़ा दिया। अब इसको मैंने क्या कहा आपको, आप अपने केस स्टडी मैट से पढ़ोगे, उसके बाद जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया एग्जाम के लिए उसे पढ़ोगे, तब आपको समझ आएगा कि हम यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं उसे एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे। डन। तो नंबर 1 पे हम टिक कर दें, इट विल बी ट्रीटेड एज सब्सिडी टू प्रोटेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड नॉट ट्रीटेड एज इनकम इन द हैंड ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल कंक्लूजन जजमेंट था। दूसरे नंबर पर आइए, सुप्रीम कोर्ट का ही दूसरा जजमेंट है, सुनिए समझिए। बार बार इधर आना सही नहीं लगता, मैं काम करता हूं, यहां आ जाता हूं। नंबर 2, ठीक है, ब्लैंक। फिर समझते हैं। बताइए, इस केस को मुझे आज की डेट में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि ये केस बहुत पुरानी डेट की है, और अगर मैं एग्जैक्ट वही डेट लूंगा तो आपको वो समझ भी नहीं आएगा। तो मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा उसे समझने की कोशिश कीजिए। बताइए, 2001-2 से पहले अगर कोई आपने यहां पर एसेट्स खरीदे हैं, यहां अक्वायर किया है एसेट्स, और आज आप उसे बेच रहे हो, तो उसकी आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते हो, एक्चुअल और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001, विच एवर इज हायर। अगर ये लैंड बिल्डिंग नहीं है तो, क्योंकि अगर लैंड बिल्डिंग है तो फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को भी बीच में कंसर्न में रखा जाता है, सब्जेक्ट टू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो फिलहाल डिस्कशन नॉर्मल ले रहे हैं हम। हमारा मुद्दा ये था, इस केस में ये डिस्कशन होना था कि एफएमवी जो 1 अप्रैल 2001 की लेनी है, वो 1 अप्रैल 2001 को अगर एफएमवी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो क्या करेंगे। हो सकता है कि कोई एसेट है जिसकी एफएमवी 1 अप्रैल 2001 को उपलब्ध नहीं है, तो क्या करें, क्या करना चाहिए। एसएससी ने क्या किया, यहां की एफएमवी लेनी चाहिए थी, तो यहां की एफएमवी हमारे पास नहीं था, एफएमवी हमारे पास नहीं था। तो एसएससी ने देखा कि उस एसेट को यहां कहीं पर
मतलब कुछ साल बाद समझ लो, यहां कहीं पर किसी ने उसे 70 रुपए में बेचा है पर स्क्वायर यार्ड। 70 रुपए जमीन थी, जमीन का मामला था, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो मतलब समझिए था ही नहीं, वो सब कुछ भी नहीं था, बहुत पुराना केस है ये। तो आप समझिए कि 70 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से यहां पर किसी ने उसे बेचा था, तो एसएससी ने इसको एफएमबी ले लिया, और ये काफी लंबी दूरी थी, लगभग मान लीजिए 4 साल दूर। लेकिन अब क्या करें, 1 अप्रैल 2001 को किसी ने बेचा ही नहीं। ये मामला बेटा बहुत पुराना, मैं बता रहा हूं, उस समय 1 अप्रैल 2001 नहीं होता था, 1981 होता था। तो खैर आप सिर्फ मैटर को समझो, उस डेट, जिस डेट को आपको एफएमबी चाहिए, उस डेट को कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, उस इलाके में कोई भी चीज, कोई भी जमीन सेल नहीं हुई, तो क्या करें। तो 4 साल बाद एक एक्चुअल में जो सेल हुई थी, उसके आधार पर एसएससी ने उसे एफएमबी ले लिया। एओ ने कहा बड़े होशियार हो भाई तुम, 4 साल आगे चले गए, एक काम क्यों नहीं करते, 8 साल पीछे चले आओ। 8 साल पीछे तुम्ही ने वेल्थ टैक्स रिटर्न भरा था, भरा था, उस जमाने में वेल्थ टैक्स होता था, वेल्थ टैक्स उस जमाने में होता था। तो कह रहे हैं 4 साल 8 साल पहले तुमने वेल्थ टैक्स रिटर्न भरा था, जिसमें 2 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से तुमने वैल्यू बताई थी, उसी को मैं कॉस्ट ले लेता हूं, उसी को एफएमबी ले लेता हूं, 2 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, 8 साल पुराना। तो एओ 8 साल पुराना वेल्थ टैक्स रिटर्न के हिसाब से ले रहा है, एसएससी 4 साल आगे जो बेचा गया है एक्चुअल में उसके हिसाब से ले रहा है। एफएमबी 1 अप्रैल 2001 की थी नहीं। इस झगड़े को हम सीआईटी अपील में ले गए, सीआईटी अपील से आईटीएटी में ले गए। आईटीएटी ने बड़ा गजब का समाधान निकाला। आईटीएटी ने कहा कि भाई साहब एक काम करते हैं, 70 रुपए तो गलत है ही, 2 रुपए तो पक्का गलत है। तो एक काम क्यों ना करें कि 70 रुपए उठाकर अगर हम कुछ इसमें से माइनस कर दें, कुछ एडजस्टमेंट पीछे के 4 वर्ष के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर कुछ अमाउंट माइनस कर दें, तब बचा 50 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। तो ठीक है, 50 रुपए पर स्क्वायर यार्ड एफएमबी ले लो, बात को खत्म करो, रफा दफा करो। और ये जमीन जिस पर कैपगेन निकल रहा था, वो गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर किया था। तो झगड़ा था कि सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे, वो निकल गया। उसके बाद झगड़ा आया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, भाई सेल कंसिडरेशन तो गवर्नमेंट जो कंपनसेशन तय करती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, उसमें मामला अटक गया था। आईटीएटी ने इसको किसी तरीके से निपटाया, मामला फिर हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने गड़बड़ कर दी, हाई कोर्ट ने आईटीएटी के ऑर्डर को बदल दिया, रिवर्स कर दिया। एसएससी इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक बात बताएं, बड़ा अच्छा डिस्कशन किया सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि आईटीएटी फाइनल फाइंडिंग अथॉरिटी है, ये बात आप मानते हो या नहीं मानते। अगर हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेकर जाएंगे तो आईटीएटी एक फाइनल फाइंडिंग अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट की तरह समझ लीजिए। आप आईटीएटी के आगे हाई कोर्ट इनकम टैक्स के कानून के अंतर्गत तो नहीं जा सकते, अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ में जा सकते हो, ये आपने अपील रिवीजन में पढ़ा है। ठीक है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, रिट फाइल करके गया होगा ऑब्वियसली, इनकम टैक्स के थ्रू तो गया नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ठीक है आप रिट फाइल करके आए हो, लेकिन एक बात समझो, आईटीएटी फाइनल फाइंडिंग अथॉरिटी है, उसने चीजों को समझ लिया, मेजर कर लिया, तो हाईकोर्ट को इसमें कोई पंगेबाजी नहीं डालनी चाहिए थी, हाईकोर्ट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईटीएटी सही था। भाई ऑब्वियस है, आप क्या कर सकते हैं, थोड़े बहुत 4 साल का एडजस्टमेंट करके माइनस करके उसके बाद ही लिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो 70 ले रहे हैं, कि बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। ये था हमारा जजमेंट, ये आप देख लीजिएगा, यहां मैंने प्रेजेंटेशन दे रखा है, आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से चीजें आपको समझ आएंगी। ठीक है, तीसरे नंबर पर आइए। भाई साहब, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जी सर, पढ़ा था, अब तो याद भी नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है अब आपको याद नहीं, इसी वजह से मैंने इसके प्रेजेंटेशन को देने से पहले हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर ही पढ़ाया है। यकीन करेंगे? नहीं करेंगे तो चलिए देखते हैं, पढ़िए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं? जीएवी लेते हैं, माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी आता है, माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन माइनस करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है।
आइए जीएवी कैसे लेते हैं। जीएवी लेने के लिए आपने इंटरमीडिएट कहां से पढ़ा, खुद से पढ़ा होगा या किसी टीचर से पढ़ा होगा। एक बात को समझ लीजिएगा कि जीएवी निकालने का जो फॉर्मूला है वो हर टीचर के अलग अलग हो सकते हैं। इसमें आप आर्गुमेंट नहीं कीजिएगा मेरे साथ और ना किसी और के साथ कि सर आपने ये कहा है, रंजीत सर ये कह रहे हैं, क्योंकि जीएवी निकालने का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मूला है, वो अलग अलग तरीके से निकल सकता है, लेकिन निकलना एक चाहिए। तरीका अलग हो सकता है, तो आपको किस तरीके से पढ़ाया गया है वो मुझे नहीं मालूम, मैंने किस तरीके से पढ़ाया है वो मैं जानता हूं, और लॉ मेकर ने लॉ में किस तरीके से लिखा है वो मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो आप इस आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना, असली मुद्दा कुछ और था। असली मुद्दा पर आएंगे तो आपको लगेगा अरे सर इतना डिस्कशन किया आपने। लॉ में जीएवी निकालने के लिए उन्होंने क्या रखा है कि अगर मकान 12 महीने किराए पर है तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल और एनुअल लेटिंग वैल्यू विचएवर इज हायर ले लो। एनुअल लेटिंग वैल्यू आप न जाने इसे किस नाम से जानते हो, एक्सपेक्टेड रेंट के नाम से जानते हो या किसी और नाम से जानते हो। एनुअल लेटिंग वैल्यू मतलब म्युनिसिपल और फेयर विचएवर इज हायर, स्टैंडर्ड विचएवर इज लोअर। ठीक है जी, ओके। अगर 12 महीने मकान किराए पर है, 12 महीने अगर किराए पर मकान है तो एक्चुअल रेंट और एनुअल लेटिंग वैल्यू हायर ले लीजिए। अगर किराया और खाली दोनों है, नॉट ओनली खाली, नॉट ओनली वेकेंट, लेट आउट एंड वेकेंट बोथ कॉम्बो है, तो आपको यहां पर कुछ सिखाया गया है और लास्ट में उसमें से वैकेंसी पीरियड माइनस हो जाता है। मतलब कुछ यहां पर कैलकुलेशन होती है जिसमें 12 महीने का किराया वर्कआउट होता है, एनुअल लेटिंग वैल्यू को यूज किया जाता है, कंपेयरिंग किया जाता है। लास्ट में फाइनली इस कैटेगरी में जीएवी निकालते समय, लास्ट में इस कैटेगरी में जीएवी निकालते समय वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस हो जाता है। बस इस पर ध्यान रखिए। अगर लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो पहले की तरह ही करना पड़ेगा आपको, एक्चुअल रेंट और एनुअल लेटिंग वैल्यू विचएवर इज हायर। और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जीरो लेना है, 2 मकान तक आप सेल्फ ऑक्यूपाइड जीरो ले सकते हो। मोर देन 2 है, अगर 2 से ज्यादा आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दैट विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट। और डीम्ड टू बी लेट आउट है तो एनुअल लेटिंग वैल्यू को ही जीएवी बांधना पड़ेगा। चलिए, अब मुझे लगता है कि आपने जहां भी जैसे भी पढ़ा, मैंने उस चीज को अपने नॉलेज के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया, तो अब मामला पैरेलल हो गया, एट पार हो गया, बात आप भी समझ गए। अब आते हैं हम डिस्कशन। जो मैं सबसे पहले आपको बता रहा था कि लेट आउट अगर 12 महीने के लिए है, लॉ में क्या कर रखा है, सेक्शन 23(1) क्लॉज ए में उन्होंने सीधा सीधा कह दिया जीएवी हम लेंगे एनुअल लेटिंग वैल्यू। फिर उन्होंने क्लॉज बी में कहा कि अगर लेट आउट है 12 महीने के लिए तो फिर एक्चुअल रेंट और एनुअल लेटिंग वैल्यू में से हायर लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि सी में कहा, क्लॉज सी में कहा कि लेट आउट वेकेंट अगर है तो उसमें से लास्ट में वैकेंसी पीरियड का किराया माइनस कर देंगे। ये था 23(1) में उन्होंने ए बी सी ऐसे डाला। उसके बाद 23(2) बनाया जिसमें कहा सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए 0 लेंगे, और 23(4) में लिखा कि 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पहले 1 से ज्यादा हुआ करता था, अब 2 से ज्यादा है, जानते हो आप, तो डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे। और डीम टू बी लेट आउट मानने पर हम ये वाला हिस्सा यूज करेंगे। लॉ में ये लिखा है। सर मुद्दा क्या था ये तो बताइए। मुद्दा ये था कि एक आदमी के पास 4 मकान था मान लीजिए, तो हमने कहा भैया किराए पर है, उसने कहा नहीं जी, एक में हम रहते हैं बाकी सब खाली है। ओहो, तो फिर तुम जिसमें रहते हो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी जो खाली है डीम टू बी लेट आउट। ये केस जिस वक्त का था उस वक्त एक ही मकान आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते थे। अगर हम आज की सिनेरियो से इसको सिंक्रोनाइज करें तो हम उनको क्या कहेंगे कि 2 मकान रख लो सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी सब डीम टू बी लेट आउट, एनुअल लेटिंग वैल्यू। उनका आर्गुमेंट था एसएससी का कि भाई साहब ऐसा मत करो, जो मकान बच गए, 2 से ज्यादा मकान जो बच गए वो खाली हैं, और जब वो खाली हैं तो वैकेंसी पीरियड का रेंट तो माइनस करोगे। तो आप एक काम करो, आप क्या ले रहे हो उसकी जीएवी एनुअल लेटिंग वैल्यू, ओके, माइनस वैकेंसी पीरियड कर दो। पूरे 12 महीने खाली है तो 12 महीने का रेंट माइनस कर दो, आप जो बचा वो ले लो। अरे क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, मतलब ये देखो लॉ में लिखा है। लेकिन सर ये लॉ में तो तब लिखा है ना जब लेट आउट के साथ इसका कॉम्बो हो, जब लेट आउट के साथ इसका कॉम्बो हो तब ये आपको बेनिफिट मिल सकता है। क्या लेट आउट है?
नहीं वो तो नहीं है, तो फिर ये आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा? ये नहीं मिल सकता। एंड दैट्स वाई, इसलिए इसलिए हम एनुअल लेटिंग वैल्यू ही लेंगे उस बचे हुए खाली मकान के लिए, उसे आप डीम टू बी लेट आउट ही मानोगे। यही था हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसे आप डिस्कस करिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बारी तसल्ली से। अगले केस स्टडी पर आते हैं। बहुत ही सिंपल केस स्टडी है दोस्त। इसके लिए आपको सेक्शन 14(1) में जाना पड़ेगा। अगला जो केस स्टडी है यूके पेंट इंडिया लिमिटेड, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसके लिए आपको, मैंने आपको इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स पढ़ाया है, वहां पर एक सेक्शन पढ़ाया है 14A 14A, वहां जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएं सर हम? आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं लेकर आ गया उसको यहां पर वापस। पहले मैं आपको सेक्शन 14A समझा देता हूं क्रक्स के रूप में। सबसेक्शन 1 क्या कहता है उसका, सबसेक्शन 2 क्या कहता है। पहले 14A समझ लीजिए, सबसेक्शन 1 और 2 क्या कहता है, फिर हम केस पर आएंगे। ये जो 1 और 2 है वो सेक्शन 14A है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, इसको मैं यहां पर करेक्ट करके आपको प्रोवाइड करूंगा। यहां पर सेक्शन 14A, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन कंट्ररी कंटेन इन दिस एक्ट, इस एक्ट में जो भी लिखा हुआ है इसके विरोध में उसको भूल जाइए। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एग्जम्प्टेड इनकम। सीधी बात कहता है कि जो इनकम एग्जम्प्ट है उसके खर्चे का डिडक्शन नहीं देंगे। बिल्कुल जेन्युइन है ना भाई। सबसेक्शन 2 कहता है अगर एओ नहीं है सेटिस्फाइड विद द करेक्टनेस ऑफ क्लेम ऑफ एक्सपेंस बाय एसएससी और नो क्लेम ऑफ एक्सपेंस इज मेड बाय एसएससी, देन एओ आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन to do so shall determine the amount of expense regarding exempted income by applying rule number 8D। इसको फिर से सुनिए क्या कहता है, मुझसे सुनिए। सबसेक्शन 2 कहता है, सबसेक्शन 1 कहता है कि जो इनकम एग्जम्प्ट है उसके खर्चे का डिडक्शन नहीं देंगे। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर एसएससी ने एग्जम्प्टेड इनकम के अगेंस्ट जो खर्चा दिखाया, एग्जम्प्टेड इनकम है 10 लाख, खर्चा दिखाया उसके अगेंस्ट 2 लाख, डिडक्शन नहीं लिया बट वो खर्चा दिखाया उन्होंने 2 लाख। अगर एओ को लगता है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, 2 लाख गलत है, 4 लाख है खर्चा और 4 लाख का डिसअलावेंस करेंगे हम, या एसएससी ने कहा कि भाई साहब एग्जम्प्टेड इनकम के अगेंस्ट तो कोई खर्चा है ही नहीं, कैसी बात कर रहे हो, कोई खर्चा नहीं है, ये तो इनकम है, ये सारे खर्चे नॉर्मल इनकम के हैं, एग्जम्प्टेड इनकम से रिलेटेड नहीं है। होता क्या है कि P&L अकाउंट में जब आप खर्चे डेबिट करते हो तो बहुत सारे कॉमन खर्चे डेबिट होते हैं, और जो कॉमन खर्चे डेबिट होते हैं वो सभी इनकम के लिए होते हैं। तो अगर आपने एग्जम्प्टेड इनकम भी अर्न किया है तो उसके अगेंस्ट भी कुछ खर्चे हुए हैं, यही झगड़ा होता है। और एसएससी कहता है कि हम मानते हैं कि 2 लाख के खर्चे, एओ कहता है गलत, हमें नहीं लग रहा 2 लाख, या एसएससी कुछ बोलता ही नहीं तो एओ कहता है फिर तो खर्चे तो वही हैं, ऐसे कैसे नहीं हुए, हम डिसअलाउड तो करेंगे। तो 2 चीजें हैं, अगर एसएससी का कहना एओ को ठीक नहीं लगता या एसएससी कहता ही नहीं है कि कोई खर्चा है, तब एओ को अपने रीजन को रिकॉर्ड करना है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इन बातों से, इस वजह से। और फिर वो रूल 8D में बताया गया है कि आप खर्चे का अमाउंट, क्वांटम कैसे वर्कआउट करोगे, उसको यूज करेगा। यह है पूरी कहानी। इस केस में क्या हुआ था कि एसएससी ने खर्चे दिखाए थे, एओ उससे संतुष्ट नहीं था, लेकिन उससे एओ का कोई मतलब नहीं। एओ ने प्राइमा फेसिया शुरुआत में ही रूल नंबर 8D की कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी, बिना इस बात को देखे कि एसएससी ने खर्चे दिखाए थे, बिना एग्जामिन किए कि एसएससी के खर्चे कैसे कैलकुलेट हुए हैं, क्या हुए हैं, बिना उसके डिस्कशन किए रूल 8D अप्लाई कर दिया, जो कि गलत था, क्योंकि रूल 8D बनाया गया है सबसेक्शन 2 के साथ, और वो तब अप्लाई होगा जब एओ संतुष्ट नहीं है एसएससी के क्लेम से, और उसको उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट का जजमेंट यही आया कि 14A सबसेक्शन 2 रूल 8D कैन नॉट बी इन्वोक्ड बाय एसएससी सुओ मोटो, अपनी मर्जी से इन्वोक नहीं कर सकता, उसे रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा ग्राउंड की इस आधार पर मैं कहता हूं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। ठीक है, चलिए 5वें नंबर पर आइए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो लंबा चौड़ा डिस्कशन है लेकिन निचोड़ अंत में बड़ा सिंपल है। ये एक बिल्डिंग है, आपको ये बिल्डिंग जैसा फील हो रहा होगा,
ये एक बिल्डिंग है, किनकी? इनकी, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की, ठीक है, लोकल अथॉरिटी है ये, इनकी बिल्डिंग है। और ये भी लोकल अथॉरिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे, ये भी लोकल अथॉरिटी है। अब इस बिल्डिंग के जो निचला हिस्सा है ना, स्टिल्ड पोर्शन, जो आपने देखा होगा पीलर होते हैं लगे हुए, पीलर नीचे ग्राउंड जो बेसमेंट में पीलर होते हैं, वो पूरा खाली इलाका, इन्होंने ये पूरा बेसमेंट, महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये पूरा बेसमेंट इनको हैंड ओवर कर दिया। दोनों लोकल अथॉरिटी है, इनको हैंड ओवर कर दिया। किनको हैंड ओवर कर दिया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे, ये आप इसका देखरेख करो, आप इसको जो भी आपकी इच्छा है वो आप करो, ये आपके हैंड ओवर हमने कर दिया। इन्होंने क्या किया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे ने क्या किया? इसको एज सच रॉ स्ट्रक्चर एसएससी को मंथली लीज पर दे दिया कि हमें पर मंथ इतना पैसा दे दो और ये रॉ स्ट्रक्चर आप ले लो, लीज पर ले लो। ऑक्शन में दिया, ऑक्शन में एसएससी ने अपना बिड किया और वो जीत गया, उसको ऑक्शन मिल गया। अब एसएससी क्या कर रहा है? मंथली लीज पे कर रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे, ठीक है। तो ये लेसर हो गया और ये लेसी हो गया, ये मंथली लीज जा रहा है। एसएससी ने क्या किया? इस खाली हिस्से को लगभग 90-95 मिल जाएगा आपको केस में, 95 दुकानें और 30 उसमें स्टॉल भी लगवा दिए, स्ट्रक्चर बनवा दिया, प्रॉपर एक शॉपिंग सेंटर बना दिया उस निचले हिस्से को, उस बेसमेंट को, ठीक है, शॉपिंग सेंटर बना दिया। नाम भी कर दिया एस शॉपिंग सेंटर, नाम भी कर दिया, शॉपिंग सेंटर बना दिया। हाँ, यहां लिखा है ना 90 दुकानें और 30, ओके। अब एसएससी ने इस दुकानों को लीज पर दे दिया। अब ये लेसर तो है नहीं, इसलिए इसको हम सब लीज बोलेंगे। एसएससी लेसी है, लेसर तो नहीं है, तो इसलिए अब वो लीज पर दे रहा है तो वो सब लीज हो जाएगा। सब लीज में जिसको भी ये दुकानें दी गई उनसे कहा गया कि आप एक काम कीजिएगा, हमें जो पैसा देंगे वो 3 भाग में बटा होगा। दुकानदार से कहा एसएससी ने कि जो आप हमें पैसा देंगे वो 3 भाग में बटा होगा। पहला भाग कंपनसेशन के नाम से देंगे, वो वही अमाउंट होगा जो मैं लीज में दे रहा हूं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे, सेम अमाउंट आप हमको देंगे। उसके अलावा फिर आप हमें लाइसेंस फी देंगे, लीव इन लाइसेंस फी देंगे। भाई हमने ये सारा स्ट्रक्चर तैयार किया है, मेंटेन हम कर रहे हैं, हम आपको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, साफ सफाई हम करवा रहे हैं, मेंटेनेंस हमारा है, तो उसके लिए हमें सर्विस चार्जेस भी देंगे फॉर वेरियस फैसिलिटी। एसएससी ने दुकानदार से अग्रीमेंट किया कि हमें ए बी सी 3 रकम चाहिए। दुकानदार ने 3 रकम दे दी। एसएससी ने तीनों रकम को जोड़कर अपने एक्चुअल खर्चे माइनस करके पीजीबीपी इनकम दिखा दी। एसएससी ने कहा कि मेरा ही तो व्यापार हो गया, मैं सारा ए बी सी तीनों जो मुझे मिल रहा है वो तीनों मेरी इनकम हो गई, जो मेरा एक्चुअल में खर्चा वो माइनस करूंगा, जो बचा वो पीजीबीपी इनकम। एओ कहता है कि नहीं भैया, ए बी सी को मिला दो, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, बिल्डिंग लैंड अपार्टमेंट देयर टू, तो ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। तो झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि पीजीबीपी इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी। सर क्या फर्क पड़ता है, कुछ आप बताओगे? कोई खास वजह है? बिल्कुल वजह है भाई साहब। अगर ये हाउस प्रॉपर्टी में चला गया तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दीजिए, बात खत्म। अगर ये पीजीबीपी में चला गया तो पीजीबीपी में जो एक्चुअल खर्चे हैं वो क्लेम करना पड़ जाएगा, हो सकता है वो ज्यादा हो। ये वो कहता है नहीं नहीं नहीं, इसे हाउस प्रॉपर्टी में ले जाओ। आईटीएटी ने इस चीज को कंसीडर किया और कहा कि देखो, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में एक सेक्शन है 27 जिसमें लिखा है कि अगर आप लीज पर लेते हो मोर देन ए सर्टेन पीरियड तो यू आर द डीम्ड ओनर, लेसी इज द डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और इसलिए यहां पर एसएससी डीम्ड ओनर माना जाएगा इस प्रॉपर्टी का, और ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में ही जानी चाहिए। ओके, तो कहानी मैंने कहा ना लास्ट में, आपको लगेगा कि ये तो सिंपल सा डिस्कशन हो गया। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 27 डीम्ड ओनर का कंसेप्ट है, वहां जाएगा। अगले मुद्दे पर आइए। अगला ये डिस्कशन तो भगवान ही मालिक है भाई साहब। एसएससी को हाथ जोड़कर नमन है जो गए सुप्रीम कोर्ट तक। सुनेंगे, सुनना तो पड़ेगा।
डिस्कशन ये था कि जो आपने सेक्शन 40 स्मॉल ए पढ़ा है ना, क्लॉज 1, क्लॉज 1A, है ना, क्लॉज 3, जहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपने एक्सपेंस पे टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस डिफॉल्टर, तो आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। तो बेसिकली वहां पर लिखा हुआ है कि इफ अमाउंट इज पेबल, सर्टेन अमाउंट पेबल on which TDS is required to be deducted under TDS chapter, and SSE fails to deduct TDS or after deduction fails to deposit TDS, then expense will be disallowed. अब वो जो भाषा है लॉ मेकर की, वहां लिखा हुआ है एनी अमाउंट पेबल बाय नेम ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, जो भी है, तो अमाउंट पेबल। अब एसएससी ने बेसिकली कुछ ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया था, फ्रेट 32 लाख रुपए का, 32 लाख जो भी था, 20 लाख रुपए का ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया था। सीधी बात समझिए, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया था 20 लाख रुपए का, शायद देख लूंगा मैं। ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया था और उसमें टीडीएस नहीं काटा। एओ ने कहा कि आपने टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस काटना चाहिए था, तो हम ये डिसअलाउड कर रहे हैं, सेक्शन 40 स्मॉल ए क्लॉज 1A में हम डिसअलाउड कर देंगे क्योंकि आपने टीडीएस नहीं काटा। एसएससी की दलील को सुनकर आपको मजा आ जाएगा। एसएससी ने कहा कि साहब आपके लॉ में क्या लिखा है, अमाउंट पेबल ऑन विच टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड वेयर एनी अमाउंट इज पेबल, बट बेसिकली मैंने अमाउंट एक्चुअल में पे कर दिया है, इट इज पेड नॉट पेबल। एसएससी कहता है इट इज पेड नॉट पेबल। तो मुझे लगा कि पेड पर टीडीएस नहीं काटना था, पेबल होता तो काटना था, पेड हुआ तो शायद नहीं काटना था। एसएससी की दलील थी, सिंस वर्ड यूज इन सेक्शन इज पेबल, नो डिसअलाउंस कैन बी मेड वेयर फ्रेट चार्ज हैड बीन एक्चुअली पेड एंड नॉट पेबल। और यह भी सोच लीजिए कि मामला खींच के ये इस छोटे से बात पर सबको पता है कौन गलत है, सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला। अब सब देखिए ना, एओ ने डिसअलाउड किया, सीआईटी अपील ने, आईटीएटी ने, हाईकोर्ट ने, सबने कहा क्या बकवास है, क्या बकवास है। एसएससी मान नहीं रहा, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हद हो गई भाई, ये क्या तरीका है। अगर लॉ में पेबल लिखा है तो पेबल पे ही काटोगे, पेड पे नहीं काटोगे। अरे पेड करने से पहले तो पेबल ही था ना वो। तो ये सेक्शन पेड और पेबल दोनों पर लगता है, बस इतना सा कंक्लूजन है। आइए 7वें नंबर पर आइए। एक व्यक्ति चोरी करने की कोशिश कर रहा था, टैक्स इवीजन। एसएससी के पास प्रॉपर्टी है, वो अगर वो लीज पर देना चाहता तो लीज पर देता। 20 लाख रुपए का लीज रेंट था, 20 लाख का लीज रेंट था, जनरली मार्केट वैल्यू 20 लाख का था, लीज रेंट पे देता था। तो इस आदमी ने क्या किया, अपने फैमिली मेंबर को, स्पाउस को, सन्स वाइफ को, किसी को भी, अपने फैमिली मेंबर को, ये मतलब ऐसे फैमिली मेंबर जो कि मान लीजिए वो क्लबिंग में नहीं आए, उसका भी ध्यान रखा, ऐसे फैमिली मेंबर को इन्होंने लीज पर दे दिया, नॉमिनल रेंट पर, बहुत छोटे से रेंट पर लीज पर दे दिया। जैसे कि मान लीजिए 20 लाख का लीज रेंट पर एनम होना चाहिए था, तो इन्होंने इसे 2 लाख के लीज रेंट पर दे दिया। और इस फैमिली मेंबर ने उसी को मार्केट वैल्यू पर सब लीज पर दे दिया, जिसको एक्चुअल में एसएससी लीज पर देता है। जैसे समझिए मेरी मशीन है, मैं आपको किराए पर देना चाहता हूं, किराया 20 लाख रुपए का है, तो मैंने आपको ना देकर अपने छोटे भाई को दे दिया जो कि स्टडी कर रहा था, 2 लाख पर किराए पर दे दिया। छोटे भाई ने उस मशीन को आपको 20 लाख पर किराए पर दे दिया, तो मेरे इनकम जो है वो डाइवर्ट हो गई, और मेरी ऑलरेडी काफी इनकम है, वो सरचार्ज भी लग सकता था अगर इनकम में ऐड हो जाता तो। अब उस छोटे भाई की वो ऐसी कोई बड़ी इनकम नहीं है, तो टैक्स बचा लिया, स्लैब का बेनिफिट उठा लिया। ऐसा कुछ हुआ था इसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एओ का राइट है इसको सही पर्सन के ऊपर टैक्स करने का। तो अगर एओ ने क्या किया, एओ ने कहा देखो क्लबिंग तो इसमें लग नहीं रहा, क्लबिंग लगता तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो छोटे भाई को दे दिया तो क्लबिंग नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, हमारे पास अधिकार है, हम इसे काट देंगे और हम मान लेंगे कि तुमने डायरेक्ट इसको लीज पर दिया है और तुम्हारी इनकम में जोड़ देंगे, मतलब क्लबिंग प्रोविजन लगा देंगे जबकि क्लबिंग नहीं लग रहा था।
फैमिली मेंबर, स्पाउस और सन्स वाइफ और माइनर बच्चा होता तब तो वैसे ही क्लब था, वो नहीं थे, दूसरे फैमिली मेंबर थे जहां क्लबिंग नहीं लग सकता था। एसएससी ने अपना दिमाग लगाकर काम किया था, लेकिन एओ ने कहा हमारे पास ये अधिकार है कि हम सही व्यक्ति के हाथ में इसे टैक्सेबल करें, और सही व्यक्ति ये फैमिली मेंबर नहीं है आपने अगर इस वीडियो से पहले गार पढ़ रखा है, गार प्रोविजन पढ़ रखा है, तो आप समझ गए होंगे कि बेसिकली ये एक जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल का छोटा सा नमूना है, और सुप्रीम कोर्ट ने एओ को सपोर्ट किया। Assessing authority has a right to tax the right person. In the given case, first lease was bogus. पहला लीज जो है वो बोगस था। SSC was found to be right person to avoid double taxation. लास्ट में ये भी लिखना है आपको एग्जाम में, डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए फैमिली मेंबर एसएससी को, एओ को कह सकता है कि सर आप हमारे हाथ से हटा दीजिए इसे, पता चला आपने हमारे हाथ में भी टैक्स रहने दिया, एसएससी में टैक्सेबल कर दिया ना, ठीक है राइट पर्सन में, अब हमारे हाथ से हटा दीजिएगा इसे। आठवां है श्रीमती सारिका जैन, इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट है। यहां पर क्या हुआ, एओ ने, एसएससी जो है वो है पार्टनरशिप फॉर्म एक, और उसमें पार्टनर, तो श्रीमती सारिका जैन है, वो एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर थी। एओ ने 148 का नोटिस भेज दिया, इसे देखेंगे तो फिर नहीं समझ आएगा, इसे ऐसे ब्लैंक कर देते। एओ ने 148 का नोटिस भेजा और कहा कि मैडम आपने जो पार्टनरशिप फॉर्म में पैसे लगाए, पैसे मान लेते हैं 1 करोड़ लगाए हैं, वो 1 करोड़ कहां से आए, 1 करोड़ आपके पास कहां से आए, एक्सप्लेन करो। तो मैडम ने एक्सप्लेन किया कि ये 2 व्यक्तियों ने हमें गिफ्ट दिया है, राम और श्याम, इन दोनों ने हमें गिफ्ट दिया है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, 50 लाख राम ने गिफ्ट दिया, 50 लाख श्याम ने गिफ्ट दिया, दोनों किसान हैं, उनकी बहुत सारी इनकम है किसान की, सब एग्जम्प्टेड है, तो हमें दोनों ने 50-50 लाख गिफ्ट दिया है। एओ ने उन राम और श्याम को एक नोटिस भेजा, समन 131 का, 131, तब पढ़ के आपके स्टडी पढ़ते हो तो कितना मजा आता है, सारी चीजें कनेक्ट होती है। 131 का नोटिस भेजा और उनसे पूछा कि क्या सच है, ये क्या है। उन दोनों ने गवाही दे दी कि ये सच है, हमने ही गिफ्ट दिया है मैडम को। एओ ने कहा यार ये तो हद हो गई, अब क्या करूं। एओ को बर्दाश्त तो नहीं हुआ। एओ ने कहा ना, आपका कोई रिलेशन नहीं है साहब उन व्यक्ति से, इतनी मोटी रकम कोई गिफ्ट देता है। गिफ्ट जो है एओ का लिखा हुआ था, गिफ्ट जो है वो अननेचुरल है, रिलेटिव नहीं है, अननेचुरल है, इसलिए हम इस अमाउंट को सारिका जैन मैडम के हाथ में अनडिस्क्लोज्ड इनकम ट्रीट करेंगे सेक्शन 68 में। 68 में हम टैक्सेबल करेंगे, ठीक है, क्योंकि 68 में देखो एओ के पास पावर है कि वो अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है, सेटिस्फैक्टरी मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आपको मैंने बता रखा है, आपको फिर दिखा भी देता हूं एक बार। कहाँ मिलना चाहिए, आईएफओएस में मिलना चाहिए ना, ब्लैक मनी वाला हिस्सा। ये देखो अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एसएससी सेटिस्फाइड होना चाहिए। सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन मतलब जिससे पूछा एसएससी ने, अगर उसने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दिया है तभी इसे छोड़ेंगे, अदरवाइज ब्लैक मनी बन जाता है। सब जगह यही लिखा हुआ है सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। तो एओ के पास राइट था, एओ ने कहा अच्छा हम तो नहीं मानते, हम तो सेटिस्फाई नहीं है आपसे, इसलिए इसे 68 में ब्लैक मनी डाल दिया। चलो सीआईटी अपील के पास केस गया, सीआईटी अपील ने कहा एओ ने ठीक किया है। आईटीएटी में गड़बड़ हो गई बात, आईटीएटी ने गड़बड़ कर दी। आईटीएटी ने कहा कि 68 में तो नहीं होगा, क्योंकि मैडम ने
पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट किया है और आपने इन्वेस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन मांगा। सो इन्वेस्टमेंट का जो एक्सप्लेनेशन मांगा और वो नहीं दे पाई, मान लेते हैं सेटिस्फाइड नहीं आप उनके एक्सप्लेनेशन से, तो ये बन जाएगा अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। और ये चला जाएगा 69A में, 68 में नहीं, कैश क्रेडिट नहीं, 69A में चले जाएगा। एओ आपने गलत सेक्शन में पकड़ा है, ये दूसरे सेक्शन में जाएगा। ITAT ने ये कह दिया। अब क्या हुआ, बस ये अलग कहानी थी। अब एक नई कहानी, इस झगड़े को लेकर हम हाई कोर्ट पहुंच गए कि क्या ITAT के पास ये पावर है कि वो सेक्शन बदल दे, क्योंकि SSC तो कहता है कि मैं तो जीत गया। भाई ITAT के पास आप गए थे, ITAT ने क्या कहा कि 68 में टैक्सेबल नहीं है, बात खत्म हो गई। अब ITAT कहता है 69A में टैक्सेबल है, तो ITAT इनकम को ऐड थोड़ी ना कर सकता है। क्या ITAT इनकम को ऐड कर सकता है? क्या नई इनकम खोज सकता है? इस मुद्दे को लेकर हम हाई कोर्ट गए कि क्या पावर है ITAT के पास। जब ITAT के पास कोई केस आया और पूछा गया कि 68 में ये जस्टिफाइड था कि नहीं, एओ ने जो एडिशन किया 68 में, सेक्शन 68 में, वो जस्टिफाइड था कि नहीं, तो ITAT को बोलना है कि वो जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, 69A में जस्टिफाइड है, इसमें हो सकता है, इसमें नहीं है, लेकिन ITAT के पास पावर नहीं है कि वो इनकम ऐड कर दे, नई इनकम निकाल दे। तो SSC का कहना है कि हम तो जीत गए जी, 68 में नहीं है, 69A ITAT कह रहे हैं, ITAT थोड़ी इनकम बढ़ाएंगे। हाई कोर्ट के पास ये केस सिर्फ इस मुद्दे पर गया कि क्या ITAT के पास पावर क्या है, क्या ITAT नए इनकम ऐड कर सकता है, क्या ITAT से जो पूछा गया उसके बियॉन्ड वो दूसरा पॉइंट भी रेस कर सकता है, दूसरी चीजें भी जोड़ सकता है। तो हाई कोर्ट ने कहा, मुद्दा किस बात पर गया था, ITAT के पावर पर। हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 254 में लिखा है ITAT आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू बोथ पार्टी पास सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक फिट। जो उनसे पूछा गया है उसके ऊपर वो ऑर्डर दे सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट एंड reflect that ITAT has conformed itself to the questions which are arising and are subject matter of appeal, and the power of ITAT cannot be traveled beyond the same। जो पूछा गया उसके बियॉन्ड ITAT को नहीं जाना था। ITAT दूसरे सेक्शन में इनकम को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए ITAT का यह किया हुआ तथ्य सही नहीं है। बेटा ये जजमेंट तो आपको इसलिए पढ़ाया मैंने क्योंकि आपके केस स्टडी में है, आपके स्टडी मैट का पार्ट है तो पढ़ाना पड़ा। लेकिन मैं आपको पर्सनल अपनी राय जरूर दूंगा कि मेरे राय से सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे कुछ केस गए थे जिसमें ITAT के पावर को डिस्कस किया गया है, और उस पावर के अंतर्गत पता नहीं इसमें क्यों नहीं इसको उन्होंने यूज किया। इस पावर के अंतर्गत मुझे थोड़ा सा ये डिफेक्ट लगता है। उस पावर के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस हुआ है कि ITAT के पास वो सारे पावर होने चाहिए जो असेसिंग अथॉरिटी के पास है। वो ITAT नया इनकम भी ऐड कर सकते हैं मेरे ओपिनियन से, लेकिन मेरे ओपिनियन को मत लिख के आ जाना एग्जाम में, यही लिख के आना है। जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका थोड़ा सा नॉलेज वाइड हो जाए। बस एक पावर ITAT के पास नहीं होता है, वो है पेनल्टी इंपोज करने का। पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते ITAT, लेकिन इनकम को एनहांस रिड्यूस कर सकते हैं, नई इनकम ढूंढ सकते हैं। तो कुछ एक ग्रे एरिया है, आप ऐसा समझ लो, एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर ITAT इनकम ऐड कर सकता है। बट जनरल डिस्कशन में यह हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा कि ITAT नई इनकम नहीं जोड़ सकता। तो फिलहाल इस केस का जजमेंट यही था कि ITAT से 68 के बारे में पूछा गया था, 69A में उनको इनकम ऐड करने की राइट नहीं है। गलती एओ की थी वैसे, मेरे हिसाब से तो 69A में ही डालना चाहिए था उसको, 68 में लेके क्यों चला गया पता नहीं। जो भी है भाई, उनका अपना उस समय की बात रही होगी। आइए 9वें नंबर पे चलते हैं। पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या है ये? यहां पर एक अच्छा सा डिस्कशन है, मुझे अच्छा लगा ये, मुझे जजमेंट पसंद आया। मेरे पसंद से मत चलना, पढ़ना तो सब है।
यहां पर एक ये कंपनी जो है ये एडवर्टाइजिंग बिजनेस में लगी है और इन्होंने बहुत सारे कमीशंस वगैरह दिए थे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, कुछ पेमेंट दिया था जो कि 194C में कवर्ड होना था और 2% टीडीएस उस पर काटना चाहिए था, तो वो उन्होंने टीडीएस काट लिया। चलिए, तो एसएससी ने पेमेंट किया जिस पर टीडीएस 2% कटना था, 2% काट लिया। उसके बाद टीडीएस का रिटर्न फाइल होता है, आप जानते हो, क्वार्टरली। तो टीडीएस का जो रिटर्न फाइल हुआ उसमें एसएससी ने रिटर्न तो भरा, जितने भी लोगों का टीडीएस काटा है सबकी डिटेल डाली, उसमें से एक की डिटेल में पेन गलत डल गया। सब में से जो एक बंदा था, कोई एक डिडक्टी, उसका पेन गलत डल गया। अब जब वो जैसे इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसीड होता है ना 143 में, सेक्शन 143 में जब इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसीड होता है, वैसे ही टीडीएस रिटर्न भी प्रोसीड होता है सेक्शन 200A में, तो टीडीएस रिटर्न भी प्रोसीड होता है। तो जब टीडीएस रिटर्न प्रोसीड हो रहा था तो एओ ने कहा कि आपने पेन गलत डाला है और पेन गलत देना या पेन का नहीं देना 206AA को एक्टिवेट कर देगा, इसलिए टीडीएस 2% नहीं 20% होना चाहिए था। तो एसएससी से कहा गया कि आपने 2% कम काटा है, आपको 20% काटना था, तो एक काम कीजिए 18% के लिए आप डिफॉल्टर हैं, आप 18% टीडीएस भरिए। एसएससी ने कहा कि मैं समझ गया, आप घबराइए नहीं, जिसका मैंने टीडीएस काटा है उसने पेन गलत नहीं हमें दिया, पेन उसने सही दिया है, मेरे से गलती हो गई कि टीडीएस रिटर्न में गलत पेन डल गया। तो टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करने का राइट है, रिवाइज करने का प्रावधान है, कानून है, तो उस कानून के अंतर्गत हम टीडीएस रिटर्न रिवाइज कर देते हैं। आप हमें ये 20% वाली बात मत बताइए। एसएससी ने एओ ने कहा कि टीडीएस रिटर्न आप रिवाइज तो कर दीजिएगा, लेकिन वहां पर भी एक नियम है कि पेन में न्यूमेरिक और अल्फाबेट 2 गलत हो सिर्फ, तो ही आप उसको बदल सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं बदल सकते। भाई 10 डिजिट है ना पेन के, न्यूमेरिक और अल्फाबेट का कॉम्बो है, 2 अल्फाबेट और 2 न्यूमेरिक तक ही आप करेक्शन कर सकते हैं, इसलिए ये तो उससे ज्यादा है, इसलिए आप डिफॉल्टर रहोगे और फटाफट से 18% जो बचा हुआ है वो हमको दे दो। इस मुद्दे को लेकर हम गए थे हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि साहब ये तो लकीर के फकीर वाली बात हो गई, ये लिखा है तो लिखा है, आप ये नहीं देख रहे हैं कि लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है। यहां आप इस बात को समझिए कि 206AA इन्वोक आप कैसे कर रहे हो। टीडीएस काटने वाले के पास, जिसका टीडीएस उसने काटा है, अगर उसका पेन गलत हो तब ना, उसका तो पेन सही है, महज रिटर्न में अगर गलत पेन डल गया तो इस वजह से आप क्या 206AA इन्वोक कर दोगे, ये ठीक नहीं है। तो जजमेंट यही है कि डिपार्टमेंट वाज नॉट जस्टिफाइड इन नॉट परमिटिंग डिडक्टर टू करेक्ट पेन ऑफ डिडक्टी इन टीडीएस रिवाइज रिटर्न बाय टेकिंग स्टैंड। क्या स्टैंड ले रहा है डिपार्टमेंट? दैट इन करेक्ट पेन कैन नॉट बी करेक्टेड एज लॉन्ग एज मिसमैच वाज अप टू 2 अल्फाबेट एंड 2 न्यूमेरिक करेक्टर। तो ये चीज तो ठीक नहीं है। स्टैंड क्या ले रहे हैं कि इनकरेक्ट पेन कैन बी करेक्टेड, इनकरेक्ट पेन करेक्ट हो सकता है, लेकिन कहां तक? 2 अल्फाबेट और 2 न्यूमेरिक ही गलती को करेक्ट कर सकते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये स्टैंड जो लिया जा रहा है, डिपार्टमेंट वाज नॉट जस्टिफाइड इन टेकिंग दैट स्टैंड। तो हायर टीडीएस जो आप 206AA में मांग रहे हैं वो सही नहीं है। आज के लिए हम ये लास्ट ले रहे हैं, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, बड़ा प्यारा जजमेंट है। आप जानते हो, इधर देखो, इधर देखो, आप जानते हो स्लम सेल क्या होता है? जब हम बिना वैल्यू लगाए सारे एसेट्स और लायबिलिटी किसी डिवीजन या अंडरटेकिंग का बेच देते हैं तो हम स्लम सेल में चले जाते हैं। और स्लम सेल लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, निर्भर करता है कि वो अंडरटेकिंग कितना पुराना है। तो एसएससी कंपनी ने अपनी एक अंडरटेकिंग को स्लम सेल में बेच दिया सिंगल कंसिडरेशन में, विदाउट वैल्यू बीइंग असाइन्ड टू इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटी। और चूंकि मोर देन 3 इयर्स
लगभग 6 साल पुराना वो अंडरटेकिंग था, इसलिए एसएससी ने कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में डाल दिया। एओ का कहना था कि वाह भैया, अच्छा बेवकूफ बना रहे हो, तुमने जो एसेट्स बेचे हैं उसमें मैक्सिमम एसेट्स डेप्रेशिएबल एसेट है, जिसमें हमेशा शॉर्ट टर्म आता है। तुम इस शॉर्ट टर्म में ज्यादा टैक्स लगता है, उसे बचाने के चक्कर में प्लानिंग करके तुम वैल्यू असाइंड बिना किए बेच रहे हो, एक कंसिडरेशन में प्लानिंग कर रहे हो तुम। एसएससी ने कहा हुजूर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग करना कौन सा गुनाह है? टैक्स अवॉइडेंस गलत है, टैक्स इवीजन गलत है, प्लानिंग थोड़ी गलत है। लॉ मेकर ने स्लम सेल की परिभाषा बनाई है। अगर हम चाहकर स्लम सेल में जाना चाहते हैं तो कई टैक्स प्लानिंग के क्वेश्चन भी इस पे रहे कि स्लम सेल में बेचा जाए या अलग बेचा जाए। स्लम सेल में बेचने पर सारा लॉन्ग टर्म आ जाएगा, व्हाई नॉट? स्लम सेल में हम जाना चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये तो प्लानिंग है, इसमें क्या दिक्कत है? एओ ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ठीक काम नहीं कर रहे ना, ऐसे नहीं करेंगे, आप ना शॉर्ट टर्म निकालो, सारे डेप्रेशिएबल एसेट्स पे ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालो। ये क्या बात हुई? अलग अलग कैपिटल गेन निकल ही नहीं सकता स्लम सेल में। नहीं नहीं, वो हम रेशियो वगैरह निकाल लेंगे, देख लेंगे। ये क्या बात हुई? तो सीआईटी अपील ने भी एसएससी का साथ दिया, आईटीएटी ने भी एसएससी का साथ दिया, हाईकोर्ट ने भी एसएससी का साथ दिया। आपको भी ठीक लग रहा है एसएससी का स्टैंड, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एसएससी का ही साथ दिया। तो ये था आपका जजमेंट। अब मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसके आगे फिर से तैयार करूं, लेकिन तब तक के लिए ये 10 तो कम से कम पक्का करो, है ना? 60 में से 10 तो पक्का हो जाए। तरीका बता दिया है, हम ये शेयर भी करेंगे आपके साथ, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।